नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार जो है वो जारी है। आज प्रधानमंत्री ने बिहार और बंगाल में रैलियां की। बिहार में गया और पूर्णिया, जबकि बंगाल में बालूरघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। गया से जितिन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है। कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री ने गया में कहा कि दोनों पार्टियों ने अपना स्वार्थ साधा, जबकि गरीबों को सम्मानपूर्ण जीवन एनडीए सरकार ने दिया। गठबंधन अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत समृद्ध बने, लेकिन दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया, देश का समय गंवा दिया। 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है आपके सेवक ने, मोदी ने। दशकों तक गरीबों को रोटी, मकान के सपने दिखाए कांग्रेस और उसके साथियों ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए एनडीए सरकार ने। आज एनडीए सरकार के लिए वंचित, शोषित वर्ग हमारी पहली प्राथमिकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसको पूज रहे हैं। एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी। बिहार की सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा झाड़ लेती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर राजद नेता और पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद लगा रखे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर बोलेंगे, लेकिन मोदी जी सिर्फ हमें गाली देंगे। अगर काम किया होता तो काम का जिक्र करते। हम लोग तो उम्मीद लगा रखे थे कि बिहार की जनता के बारे में वो कुछ तोहफा देंगे, कुछ बताएंगे कि उन्होंने 10 साल तक बिहार के लिए क्या किया। हम इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बोलें, विशेष पैकेज के बारे में बोलें। क्या उन कामों को ये भूल गए हैं जो इन्होंने वादा किया था? जितने वादे थे सब चीज़ भूल गए। नवादा वारसलीगंज जाते हैं, वहाँ बोले थे पिछली बार चीनी मिल चालू करवाएंगे। मोतिहारी गए थे, चीनी मिल चालू करवाएंगे, कुछ नहीं मिला। वहीं पश्चिम बंगाल में अपनी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के समर्थन में रैली को संबोधित किया। उन्होंने टीएमसी पर तीखा हमला बोला और कहा जल्द उनकी दुकान बंद होने वाली है।
जब से मोदी का एक गारंटी कार्ड आया है, टीएमसी के लोग डबल बौखलाए हुए हैं। इन्हें लगता है कि इतने दिनों से तो ये लोग मोदी की योजनाओं को बंगाल के लोगों तक पहुंचने से रोक रहे थे, गरीबों को पीएम आवास नहीं मिलने दे रहे थे, हर घर नल के जल, हर घर जल का जो मिशन है उसको गांव तक नहीं जाने दे रहे थे, केंद्र मनरेगा का पैसा भेजती थी, ये रोक कर बैठ जाते थे। अब इन्हें लग रहा है अब तो मोदी ने हर गरीब तक योजनाएं पहुंचाने की गारंटी दी है। अगर बंगाल के गरीब को मोदी के कामों का लाभ मिल जाएगा, गरीब आगे बढ़ जाएगा, तो टीएमसी की दुकान ही बंद हो जाएगी। एजेंसियां जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए जाती हैं तो उन पर हमले करवाए जाते हैं। टीएमसी ने एक तरह से बंगाल को अवैध घुसपैठियों और अपराधियों को लीज पर दे दिया। इसलिए बंगाल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है और कानूनी शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीएए कानून का विरोध करती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। गढ़वाल संसदीय सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उत्तराखंड गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए राज्यसभा सांसद रहे भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार अनिल बलूनी को पहली बार लोकसभा चुनाव में उतारा है। कोटद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। रैली के स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बाकी सारे बीजेपी के नेता मौजूद रहे। मैं जब आज यहां आया हूं तब कांग्रेसी नेताओं को पूछना चाहता हूं, भाई आप कई बार शासन करते हो, हिसाब नहीं देते हो, मुझे बताओ हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे यार जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर वो देते ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं। आज उनका भी लाया हूं, हमारा भी लाया हूं। भाई और बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उत्तराखंड के नेता वहां मंत्री बने बैठे थे। 10 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को क्या दिया? वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके साथ थे। नामांकन से पहले डिंपल यादव ने पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। मैनपुरी सीट की लड़ाई पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां बीजेपी की ओर से जयवीर सिंह को मैदान में उतारा गया है। हमारे सहयोगी तनिष पंजाबी ने डिंपल यादव से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। मैम, आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन फॉर समाजवादी? मैं समझती हूँ समाजवादी काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे चुनाव के लिए और बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी तैयार है इस क्षेत्र में और आसपास के सभी क्षेत्र में चुनाव लड़ने के। व्हाट इज गोइंग टू बी लाइक दिस टाइम इन मैनपुरी? इट्स गोइंग टू बी अ वेरी positive wave for the Samajwadi Party. There is of course BJP raising questions about Samajwadi Party changing candidates. कैंडिडेट बदलने की बात हो रही है, तो उस पे कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी इज नॉट प्रिपेयर्ड। जो पार्टी कैंडिडेट दे ही नहीं पा रही है तो वो हमारे कैंडिडेट बदलने पे कैसे सवाल कर सकती है? जो पार्टी के लिए सबसे श्रेष्ठ होगा वही डिसीजन, वही निर्णय समाजवादी पार्टी लेगी। सोलापुर में तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंच गया है और चुनावी दौरों की गर्माहट भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने उम्मीदवार राम
सातपुते के नामांकन के लिए सोलापुर पहुंचे। टक्कर कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे से है, इसलिए बीजेपी यहां पर पूरा जोर लगा रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में 41 डिग्री की तपती गर्मी में आज बीजेपी की जनसभा यहां पर आप देख सकते हैं। रथ पर सवार हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अपने यहां के सोलापुर से संसदीय क्षेत्र से जो उम्मीदवार है राम सातपुते, उनके लिए यहां पर पहुंचे हैं। नामांकन आज सातपुते दाखिल कर रहे हैं। उसके लिए जनसभा में आप देखें कि संख्या में भीड़ इकट्ठा है। तपती दोपहरी में यहां पर लोग किस तरह से इकट्ठा है, जय श्री राम और मोदी के नारे लगते हुए और रथ पर सवार देवेंद्र फडणवीस यहां पर भाषण देते हुए। और जय श्री राम के नारों के साथ देवेंद्र फडणवीस की सभा समाप्त हो चुकी है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड दादा। सर, सेफ सीट या कड़ी टक्कर? सेफ सीट या कड़ी टक्कर? आराम से चुनकर आएंगे। सब जगह मोदी जी क्या हुआ है। सर, विरोधी सर विरोधी कह रहे हैं बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि राजस्थान में इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे। हमारे साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गहलोत सर, अभी एक मीटिंग को संबोधित करके आए हैं। गर्मी बहुत तेज है, आप जानते हैं राजस्थान में, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है राजनीतिक गर्मी भी तेज हो रही है। गहलोत साहब, आपका क्या असेसमेंट है? इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे राजस्थान में भी और देश के अंदर भी। और ये जो घमंड है, मैं बोल रहे हैं 400 पार 400 पार, इन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो वोट न्यूट्रल टाइप हैं वो हमें मिल जाए। तो माहौल बना रहे हैं, वो माहौल आर्टिफिशियल माहौल है। वैसे भी आप देख लीजिए 14 के अंदर 31% वोटिंग के थे। इसका मतलब 69% वोट खिलाफ पड़े हैं। 100 में से वोट पड़े हैं 31 इनको मिले हैं और बाकी मिले हैं विपक्ष को या दूसरी पार्टियों को। 19 के अंदर इनको 38% वोट मिले करीब। तो आप सोच लीजिए कि आज 62% वोट किसको मिले। लेकिन वो तो उसके बाद में ही क्या कर रहे हैं, ये बटे हुए हैं, इनको तो नहीं मिलेंगी पार्टी को। कोई मैंडेट थोड़ी मिला इनको 50% एबो का। ऐसा मैंडेट तो नहीं मिला कि ये मर्जिया जो कर लो। ये मर्जिया वही कर रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। देश जानता है। वॉशिंग मशीन लगा रखी है अपने वहाँ पर, जानते हो कि क्या क्या हो रहा है उस मशीन के अंदर। लेकिन बीजेपी कहती है कि 25 की हैट्रिक इस बार करेंगे। ये तो इनके जुमले हैं। 25 लोग जो पिछली बार जीत के गए हैं, 24 ये बीजेपी वाले थे। इनको पूछो तो 5 साल में काम क्या किया। हर जिले में पब्लिक कह रही है कि आप 5 साल गायब कैसे रहे, हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठाई। और राजस्थान स्टेज पे सोचे हमारे स्तर पर तो इतने मुद्दे थे, कभी पैरवी नहीं की राजस्थान की, कभी राजस्थान गवर्नमेंट की पैरवी करते हुए देखा आपने। हमारे स्कीमों के बारे में बोलते हुए देखा इनको। स्कीमों को लागू करवाने के लिए बोला क्या कभी? बल्कि जो केंद्र का शेयर आता था 76,000 करोड़ रुपये कम कर दिया हमें राजस्थान के अंदर। कितनी सीटें जीतेंगे गहलोत साहब इस बार यहाँ पर कांग्रेस? और 76,000 करोड़ कम करने किसे कहते हैं? कोई आवाज़ नहीं उठाई इन लोगों ने, हमारी तो इमदाद की नहीं। कितनी सीटें पर आपको लगता है कांग्रेस? देखिए, मैं अभी तो चुनाव चल रहा है। अभी तो पहला फेज 19 को है, सेकंड फेज 26 को है। तो मैं तो ही कह सकता हूँ कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। अच्छा लग रही है अच्छी जगह पर टक्कर हो रही है और दिनों दिन हमारे पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड किया। उनका कहना है कि 37% हमें मिले, बाकी तो 60% से ऊपर विपक्ष को पैसे मिले बॉन्ड में। देखिए, वो इतने घबरा गए हैं कि दूसरी बार सफाई दी उन्होंने। वो कभी सफाई देते नहीं कोई बात की, कोई कमेंट करते नहीं किसी बात। कितने विपक्ष मुद्दा उठा लो, 147 लोकसभा मेंबरों को या राज्यसभा मेंबरों को बाहर निकालना मंजूर है इनको, पर जवाब देना मंजूर नहीं है। वो बार बार सफाई दे रहे हैं। अब उससे समझ रही है क्या मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, इलीगल करार दिया है। और या ईडी भेज के आपने 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ मंगा लिए। विपक्ष के पास कौन सी ईडी थी? विपक्ष के पास में कौन सी ईडी थी?
और 8,500 करोड़ इकट्ठे कर लिए लोगों ने अपने खाते के अंदर। कोई सोच नहीं सकता था इतना बड़ा घोटाला हुआ कि वित्त मंत्री सीतारमन जी के हस्बैंड कह रहे इकोनॉमिस्ट हैं, ये घोटाला इतना बड़ा है, खाली ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। कोई जवाब है इनके पास में कोई? वो तो कहते हैं कि ईडी स्वतंत्र है, अपना कार्रवाई कर रही है। वो तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो लोग देख रहे हैं कैसी कार्रवाई हो रही है। और ईडी की सक्सेस रेट क्या है वो देखो आप, कितने केसेस रजिस्टर किए, कितनी उनको सक्सेस मिली है। खाली खबरों में रहने के लिए ईडी को दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, बताने के लिए परसेप्शन बना रहे हैं कि जैसे कोई करप्शन के लिए युद्ध कर रहे हैं। जबकि मोदी जी के राज में जो करप्शन बढ़ा है, मोदी जी की आत्मा जानती होगी, 10 साल में करप्शन बढ़ा हर डिपार्टमेंट में, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर विपक्ष का मुद्दा था, हमने मंदिर बना करके मुद्दा ही खत्म कर दिया विपक्ष का। मुद्दा उनका था, मुद्दा हमारा क्या था? और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, शांति से हल हो गया। अगर आज यूपीए गवर्नमेंट होती तो मंदिर बनाती, और इनकी गवर्नमेंट तो मंदिर बना। नई बात क्या की? हाँ, नई बात ये की शंकराचार्य को घर बैठाए रखा, बेइज्जती करी, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही अनैतिक है। जिनको हम सदियों से मानते हैं ये हमारे शंकराचार्य हैं, उनको आप घर बैठा दिया, उनको आपने ऐसी स्थिति कर दी कि वो जाना लायक नहीं रहे। आप मोदी जी हमारे खड़गे साहब को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को कह रहे हो आए को नहीं। जब शंकराचार्य नहीं आए वहाँ पर तो ये कैसे जाते वहाँ पर? ये चुनाव जो है कहा जा रहा है मोदी की गारंटी और आपके न्याय की गारंटी के बीच में है। देखिए अभी तो सवाल ये आ रहा है कि हमारी जो छवि बिगड़ रही है दुनिया के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से 2 मुख्यमंत्रियों को जेल डाल दिया है, ये मुद्दा कम नहीं है। दुनिया भर में चर्चा इसकी है, अमेरिका और जर्मनी तो बोल चुका है। और दूसरी बात जो मेन बात है, कांग्रेस के 12 खाते बंद कर दिए। यूएनओ को बोलना पड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ को, चुनाव हो रहे वहाँ पर, राष्ट्रीय पार्टी है, आपने खाते बंद कैसे कर दिए? कैसे लोकतंत्र में वो चुनाव मैदान में जाएंगे? यूएनओ को बोलना मतलब पूरी दुनिया के मुल्क बोल रहे हैं। आप बताइए क्या हो रहा है देश के अंदर? कहाँ लोकतंत्र बचा है? लोग कहते हैं चुनाव भी होंगे नहीं होंगे आगे, ये अगर चर्चा में भी आगे बात तो ये शुभ संकेत नहीं है। तो हमें तो चिंता लगी हुई है कि जिस प्रकार का माहौल उन्होंने बनाया है वो माहौल बहुत खतरनाक है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। लोग कहते हैं 400 सीटें क्यों मांग रही है, क्यों मांग रहे हैं? और ऐसे जीतने के दावे कर रहे थे तो नीतीश कुमार को पकड़ के ले गए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को ज्वाइन करवा रहे हैं, रोज इनका अभियान चल रहा है जो ज्वाइन करवाने का। जब आप 400 पार की बात कर रहे हो, जीत रहे हो, तो फिर आप ले ही क्यों रहे हो? बीजेपी का आप कांग्रेसीकरण क्यों कर रहे हो? जालौर की क्या रिपोर्ट है सर? नहीं, जालौर की भी अच्छी रिपोर्ट है, सब रिपोर्ट तो अच्छी आने लगी सब जगह से, सब जगह रिपोर्ट अच्छी आने लगी। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी सक्सेस मिलेगी इस बार राजस्थान में। वैभव अच्छे मतों से जीतेंगे? मैं खाली वैभव की बात क्यों करूँ? मैं तो कहूँ सभी हमारे उम्मीदवार जो हैं बिना साधनों के, मैंने अभी कहा मीटिंग के अंदर कि खाते बंद कर दे कोई व्यापारी का या किसान का तो वो कैसे काम करेगा? आज खाते बंद कर दिए कांग्रेस, मुझे गर्व है, कहते हैं पब्लिक समझ गई खाते बंद हो गए इनके, वो उस ढंग से बिहेव कर रही है, हमारे पक्ष में आ रही है। नंबर 1, हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, वो उम्मीदवार से पहले मांग ही नहीं रहे, उनको मालूम है कि कोई है ही नहीं देने के लिए, कहाँ से लाएगा ये? जब पार्टी खाते ही बंद हो गए हैं, पार्टी इमदाद कर नहीं पा रही है, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? ये सोच के हमारे कार्यकर्ता इतने समझदार हैं कांग्रेस के, उन्होंने पैसा मांगना बंद कर दिया। बिना पैसे के बंद, कम साधनों से ही अपना काम चला रहे हैं। जितना अफोर्ड कर पा रहा कैंडिडेट, थोड़ा बहुत पार्टी देती होगी, उससे काम चला रहा है, पर वो शिकायत नहीं कर रहा है। ये हमारे लिए गौर की बात है। कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस एकजुट है सर इस चुनाव में? सब एकजुट हैं, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में एकजुट ही हैं और सब एकजुट होकर मैदान में उतरे हुए हैं, सब लोग लगे हुए कैंपेन में। टिकट बटा है, उससे आप खुश हैं? टिकट हमारे अच्छे बटे हैं बीजेपी के मुकाबले के अंदर। इनके पास उम्मीदवार मिले ही नहीं, इनको मालूम था ये हारने वाले हैं, तभी उनको टिकट देना पड़ा है। ये स्थिति बन गई, बाड़मेर हो, अजमेर हो, ये स्थिति है। एक जगह आपने अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया, लेकिन उसने अपना नाम ही नहीं हटाया। वो एक अलग इश्यू बना हुआ है, वो पार्टी देख रही है उसको। जो छोटे दलों से आपने गठबंधन किया, उसका फायदा मिलेगा आपको, जो बीएपी पार्टी है? देख, बाप है ये अपना आरएलपी है, सीपीएम है, तीनों जगह गठबंधन चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन बना है, उसके पीछे कारण यही है कि जो हालात जैसे बन गए हैं,
उस पर मुकाबला करना पड़ेगा हमें। बीजेपी को हराना हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा कई जगह पर, और करना चाहिए हर पार्टी को। ऐसे वक्त में त्याग की भावना होनी चाहिए, तभी गठबंधन बनते हैं और कामयाब होते हैं। ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में आपने क्यों नहीं किया? यदि किए होते तो आप मुख्यमंत्री होते आज। अब परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, उस वक्त नहीं हो पाया, चाहते हुए भी नहीं हो पाया था। और बाकी हमने इतने अच्छे काम किए थे, सरकार तुम्हारी बननी चाहिए थी, पर मोदी जी, इनके कारिंदे जो हैं, इनके मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इतना झूठ फैलाया, अफवाह फैलाई। 5 लाख रुपए दिए कन्हैया लाल को, जिसका वहाँ पे मर्डर हो गया था। आपकी जो योजनाएं थी उसका क्या हाल है अभी इस सरकार में? हमारी योजनाओं को ये लोग तो कमज़ोर कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। बताइए आप, एक अन्नपूर्णा योजना थी महंगाई के अंदर, किट देते थे हम लोग, दाल चीनी वगैरह का, फ़ोटो लगी थी मुख्यमंत्री की, मेरी फ़ोटो लगी हुई थी, बंद कर दी स्कीम। भाई अगर सरकार बदल गई तो आप फ़ोटो मेरी बदल के आप मुख्यमंत्री भजन वाली फ़ोटो लग जाती उस पर। स्कीम बंद क्यों किया आपने? राजीव गांधी युवा मित्र थे जो घर घर जाके समझाते थे लोगों को ये स्कीमों का फ़ायदा इस प्रकार लेना चाहिए आपको। तो इनको पूछो, आपने सबको निकाल दिया सरकार आते ही। आप राजीव गांधी नाम बदल देते, आप वाजपेयी के नाम की स्कीम बना देते वो। तो ये जो इनकी हरकतें, 25 लाख का बीमा है हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है, फ्री इलाज हो रहा है राजस्थान में। उनको कमज़ोर कर दिया, पेमेंट कर नहीं रहे हैं, तो प्राइवेट अस्पताल ने मना कर दिया इलाज करने से। तो कई प्रॉब्लम पैदा भी से हो गई है, एक सरकार टेको भी नहीं कर पा रही है। नहीं, आपने सरकार पे कहा, तो यहाँ पर कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि यदि कांग्रेस कुछ सीटें यहाँ जीतती है तो क्या इस सरकार के परफॉर्मेंस पे भी एक वो टिप्पणी होगी? इस सरकार पे भी होगी, केंद्र पे भी होगी, क्योंकि ये तो सब मिले हुए लोग ही हैं, और वो मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं। अब इनका कैंपेन देखिए, इनका कैंपेन ही बड़ा खतरनाक है। जब आप पूरी ताकत एक व्यक्ति को दे दी आपने कि उम्मीदवार की ना फोटो की जरूरत है, ना उसके नाम की जरूरत है, सब मोदी के नाम पे वोट दो मैं, तो ये देश किस दिशा में जा रहा है? क्या राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ जा रहा है? किस दिशा में आप लेना चाहते हो? क्या चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया की तरफ लेना चाहते हो आप इसको? ये संशय बन गया देश के अंदर कि मोदी की गारंटी है, मोदी के नाम से वोट दो, कोई उम्मीदवार का मतलब नहीं है। कि डेमोक्रेसी में होता क्या, इतना बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ जनता का, 140 करोड़ जनता है जहाँ पर, जिस पे गर्व करते हैं प्रधानमंत्री जी बार बार। तो क्या ये जो सिस्टम हमारा संसदीय प्रणाली का सिस्टम है, उसमें एमएलए का अपना महत्व होता है, मेंबर पार्लियामेंट का अपना महत्व होता है, अपनी भूमिका होती है। शपथ लेता है संविधान की, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या मंत्री या एमएलए एमपी शपथ लेते हैं। तो क्या हम लोग शपथ लेने के बाद में जो हमें पावर मिलता है संविधान से, उसको आप ख़त्म कर रहे हो? और खाली मोदी के नाम की गारंटी, मोदी के नाम पर वोट दो, और किसी के नाम लो। बीजेपी तो कहती है कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री है, तो हम उसके नाम पे वोट क्यों ना मांगे? नहीं, चेहरा कोई दिक्कत नहीं हमें। इंदिरा गांधी का चेहरा भी था, वो अलग बात है। पर इंदिरा गांधी का चेहरा था तो एक हमें कैंपेन के लिए था कि भाई हमारे नेता इंदिरा गांधी, हमारे नेता मोदी जी मान लो कहे, ये हमें एतराज़ नहीं उससे। एतराज़ ये कि आपने तमाम जगह कैंडिडेट के नाम हटा दिए, उनकी फ़ोटो नहीं लग सकती, मोदी 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 गारंटी। ये एक खतरनाक संकेत है देश के लिए। मीडिया दबाव में है, आज गोदी मीडिया का टैग लगा हुआ है, ये हटना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के वक्त में मीडिया की भूमिका थी। और मेरा मानना है कि जो नेशनल मीडिया है, इसका अपना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है आज भी, और प्रिंट मीडिया का इम्पोर्टेंस है। उसके बगैर इशू बनते नहीं है, इसलिए हमारे इशू बनते नहीं है। और बीजेपी जो चाहती है वो झूठ थोप रही है, और आपके माध्यम से झूठ परोसा जा रहा पब्लिक को। कांग्रेस इस बात पर सवाल खड़ी करती है कि 370 सीट क्यों चाहिए? आपको क्या लगता है इसको लेकर के, क्या है? कांग्रेस खड़ा नहीं कर रही, पब्लिक सवाल खड़ा कर रही है कि भाई आप बता दीजिए 400 सीटें क्यों चाहिए आपको, जरूरत क्या आपको? और अगर मेजोरिटी से शासन चलता है तब भी हाउस में बहस होती है विपक्ष के साथ में, इसलिए होती है कि पक्ष विपक्ष, तब जाके लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आप अगर विपक्ष को ख़त्म ही कर दोगे तो ये कोई देश हित के अंदर है क्या? ये देश हित में नहीं है।
गहलोत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बिजी शेड्यूल से हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका भी। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। राजस्थान का रण बहुत ही रोमांचक होने वाला है। यहाँ की हाई प्रोफाइल सीट है बीकानेर लोकसभा सीट, जहां पर चुनाव में इस बार 3 राम और 3 मेघवाल के बीच में मुकाबला हो रहा है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार जीत के लिए मैदान में है, तो कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी से खेताराम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा है यहां का सियासी पारा, हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने यहां पर जायजा लिया। बीकानेर जाना जाता है बीकानेरी भुजिया और नमकीन के लिए। बीकानेर के बाजार में जब आप घूमेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप कहाँ हैं। बीकानेर का कटनी माता मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जहां चूहे भी पाए जाते हैं। बीकानेर का जूनागढ़ किला अपने स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। यहाँ का लक्ष्मी पैलेस भी देखने लायक है। यहाँ बाजार में हल्दीराम भुजिया की सबसे पहली छोटी सी दुकान भी हमें दिख गई। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जाहिर है अंबेडकर जयंती के दिन यानी 14 अप्रैल को बीकानेर के अंबेडकर सर्किल पर लोगों का हुजूम दिखाई दिया। हजारों के तादाद में लोग यहां पहुंचे। अंबेडकर जयंती के मौके पर बीकानेर से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भी अंबेडकर सर्किल पर फूल चढ़ाने पहुंचे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल अपनी सभा में दिल्ली में अंबेडकर जी की एक मूर्ति लगवाने और इस दिशा में किए गए कामों का उल्लेख जनता से करना नहीं भूलते। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। राजनीति में आने से पहले अर्जुन मेघवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के पद पे थे और बगल के जिला चूरू के डीएम भी रह चुके हैं। चौथी बार चुनाव जीतने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उनका कहना है कि बीकानेर क्षेत्र का उन्होंने बहुत विकास किया और आगे भी कई योजनाओं पर काम चल रहा है। साथ में मोदी जी की गारंटी तो है ही। जैसे जैसे चुनाव आपको आगे बढ़ रहा है, सारी की सारी सीटें 25 की 25 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से भी जीतेगी। ये और है, साथ में अंतर और है, बड़ा अंतर रहेगा। एक तो हमें मिला है यहाँ पे पोटास, तो पोटास पे हमारे यहाँ फर्टिलाइजर हब बन सकता है, ऐसी संभावना है। उस दिशा में हम तेजी से बढ़ेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ सेरेमिक हब बनने की बहुत संभावना है। अर्जुन मेघवाल के मुकाबले हैं कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल, जो 15 साल पहले बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर 2009 में अर्जुन मेघवाल के खिलाफ चुनाव लड़कर हार चुके हैं। 2013 में गोविंद राम
कांग्रेस में शामिल हुए, विधानसभा का चुनाव लड़े और हार गए। फिर 2018 में फिर विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन इस बार जीते और मंत्री बने। पिछले साल यानी 2023 में फिर विधानसभा का चुनाव लड़े और हार गए, मगर 4 महीने बाद रोड शो के जरिए अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। गोविंद राम मेघवाल का रोड शो बीकानेर की सड़कों पर जुलूस की तरह निकला है। गोविंद राम मेघवाल भीड़ देखकर फूले नहीं समा रहे। बीकानेर में जनता एक तरफ है, अर्जुन राम एक तरफ है। पूरी जनता अर्जुन राम के खिलाफ हो चुकी है। कम से कम 3 लाख से ऊपर चुनाव हारेगा। बीकानेर का इसका घमंड था, आज इस रैली ने तय कर दिया कि बीकानेर में भी सफाया है। इस बार बीकानेर में कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है। यहाँ रोड शो में राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला भी गोविंद राम मेघवाल के साथ दिखाई दिए। इस बार 25 के 25 पर कांग्रेस टक्कर दे रही है और इस बार उनका जीतना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे, किसान की इनकम दुगनी करेंगे, सब खोखले साबित हुए। बीकानेर में लोकसभा की 8 सीटें आती हैं, जिनमें 7 बीकानेर जिले से हैं और 1 बगल के अनूपगढ़ जिले से। बीकानेर लोकसभा की 8 सीटों में से 6 पर बीजेपी का और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। बीकानेर से 5 बार निर्दलीय के रूप में महाराजा करनी सिंह चुनाव जीते। बलराम जाखड़ भी यहां से सांसद रहे। 2004 में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जीते और 2009 से अर्जुन मेघवाल लगातार 3 बार जीत चुके हैं। बीकानेर में करीब 20.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के करीब 5.5 लाख हैं और मुस्लिम मतदाता करीब 2.5 लाख हैं। मुद्दों की बात करें तो तमाम शहरी समस्याओं जैसे गंदगी, सीवर और ट्रैफिक तो है ही, मगर यहाँ रेलवे का फाटक ना होना भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। चाय कचौरी के दुकान पे लोग बीकानेर के मुद्दों पर बहस करते हुए आपको मिल जाएंगे। बीकानेर में बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के अलावा बीएसपी के खेता राम मेघवाल भी चुनाव मैदान में है। यानी बीकानेर में 3 राम और 3 मेघवाल के बीच में टक्कर है। बीकानेर की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ कभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हुआ, ना ही कभी दंगे हुए। बीकानेर में मुकाबला 2 मेघवालों के बीच में है। दोनों के नाम में राम है, एक अर्जुन है तो दूसरा गोविंद है। जी हाँ, बीजेपी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनाव मैदान में है तो कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को चुनाव में उतारा है। अर्जुन मेघवाल लगातार बीकानेर की सीट जीतते आए हैं, तो वहीं गोविंद राम इस हारी हुई बाजी को जीतने में जुटे हुए हैं। बीकानेर से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। श्रीनगर के पास झेलम नदी में लोगों से भरी एक नाव पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 5 लोगों को बचाया गया। मृतकों में 4 स्कूली बच्चे हैं। हादसे के बाद अब तक 10 लोगों का पता नहीं लग पाया है। हादसे के वक्त करीब 20 लोग नाव में सवार थे। कुछ लोगों को बचाया गया और राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। इसमें नौसेना के मार्कोस कमांडो भी अब मदद कर रहे हैं। श्रीनगर से मेरे सहयोगी नसीर मसूद की ये रिपोर्ट। ये इंतहाई दर्दनाक घटना है। नाव में करीब 20 लोग, जिसमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे थे जो श्रीनगर के आर्मी स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ से उन्होंने नाव में ये सफ़र शुरू किया और वहाँ जो स्टील पिलर है उसके साथ ये नाव क्रैश की, टकराई और उसके बाद यह हादसा हुआ। 6 लाशों को अभी तक बरामद किया गया है, जिनमें 4 बच्चे हैं। 10 के आसपास अभी भी मिसिंग है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, चाहे एसडीआरएफ हो, आर्मी के रेस्क्यूअर्स हो या दूसरे श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन के रेस्क्यू, सभी कोशिश कर रहे हैं जितने भी मिसिंग हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। अभी किसी के बचने की उम्मीद काफ़ी कम है। कई लोगों को जिनको बचाया गया है उनकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल ये घटना क्यों घटी, 1-2 चीज़ें हैं। एक
नाव ने उस वक्त क्रॉस किया जब जो श्रीनगर जो जहलम रिवर है, यहाँ जो पानी का बहाव है काफ़ी ही ज़्यादा है, वो काफ़ी तेज़ है। जो खतरे की निशान है, डेंजर मार्क है जहलम, उससे कुछ ही तकरीबन उसको टच कर रही है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से यहाँ बारिशें हो रही थी। और दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज, ये करीब 10 साल से ज़्यादा अरसे से इसको बनाया जा रहा है। अगर इसको मुकम्मल किया जाता शायद आज ये घटना न घटी। सवाल ये है कि क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि इस ब्रिज को न बनाने की वजह से ये बच्चों को जान देनी पड़ी, यहाँ के लोगों को एक ख़तरनाक रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। जब भी बारिश हो, जहलम रिवर जो है अपने डेंजर मार्ग से क्रॉस करने के बावजूद भी इनको नाव का रास्ता इख्तियार करना, नाव के ज़रिए रिवर क्रॉस करना पड़ता है और स्कूल अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। आप ये बताएंगे कि क्या हुआ, किस तरह हुआ? आप यहीं के आपके रिश्तेदार बच्चे भी? सर, मेरा एक चचेरे भाई का बेटा है, तो वो भी उसको माँ थी साथ में, तो पकड़ वो उसको पकड़ ऐसे पकड़ती थी, नाव में थी, उसको वो हाथ से छूट गया। वो बच्चा 10 साल का बच्चा है, वो अभी पता नहीं कहाँ है। अभी मानो कि 10-15 आदमी अभी पता नहीं है, रेस्क्यू नहीं हुआ अभी। 6 की लाशें आ गया, 6 की लाशें आ गया। मगर ये गवर्नमेंट की लापरवाही है। ये हादसा नहीं होता था, जब ये पुल तैयार होता था तो ये हादसा नहीं होता था। पुल ही नहीं तैयार है, मानो कि 10-15 साल हो गए इसको ऐसे ही। बूढ़े को इलाज करना पड़ता है, हमको डॉक्टर के पास लेना पड़ता है पार में। किसी बच्चे को डॉक्टर के पास लेना पड़ता है तो पार में लेना पड़ता है। हमको बहुत दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है हमको। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।